हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने डीपीपी नंबर 3 के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम हर प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हमारे, और डिफरेंट सभी पीवाईक्यू जो यहाँ पर आए हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एनसीईआरटी की आपकी कोई लाइन नहीं बचेगी। तो आइए शुरू करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स इनवेलप, व्हाट विल बी द लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर। ये कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बहुत ही जो केमिकल से बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें आउटर से इनर जाने पर लेयरों का सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको पता होगा, हमने आपको थ्योरी लेक्चर में भी बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक का सेल इनवेलप होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो आउटर लेयर होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और जो मिडिल लेयर होती है उसे सेल वॉल बोलते हैं, और इनर वाली लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बाहर से अंदर की ओर जाने पर होना चाहिए ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, तो पहला ऑप्शन अभी रेस में है। दूसरा दे रखा है सेल वॉल, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है हमें स्टार्टिंग में कैप्सूल, तो हो सकता है कैप्सूल क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जब थिक एंड टफ लेयर बनाता है तो उसे कैप्सूल बोलते हैं। तो अभी ये भी ये रेस में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी एंड सी अभी रेस में है। ऑप्शन नंबर डी में पहला दे रखा है सेल जंक्शन। सेल जंक्शंस का प्रोकैरियोट्स के अंदर यहां पर कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन अब इसके आगे दिया है ग्लाइकोकैलिक्स की सेल वॉल। सेल वॉल ये सही है, सेल वॉल। नंबर 3 पे आता है सेल मेम्ब्रेन, बट इस ऑप्शन के अंदर दे रखा है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्या होती है, जब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो लूज शीट बनाता है। क्या बनाता है, जब ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट बनाता है तो उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। और जब थिक एंड टफ बनाता है, थिक एंड टफ लेयर बनाता है तो उसे बोलते हैं कैप्सूल। अब इसमें दे रखा है स्लाइम लेयर, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर। अब ये क्या कह रहा है, इन प्रोकैरियोट्स, हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, कि ये कह रहा है द ग्लाइकोकैलिक्स व्हेन इट इज थिक इज कॉल्ड। जब ग्लाइकोकैलिक्स थिक होता है, थिक एंड टफ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, थिक एंड टफ लेयर बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं, हमने भी लास्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक्सप्लेन किया है, तो इसे बोलते हैं हम कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं हम, कैप्सूल। स्लाइम लेयर क्या होता है, लूज एंड शीट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द जीन्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर लोकेटेड इन। ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन हमें कहां देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है, हमने थ्योरी में आपको बताया है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हमें जीन देखने को मिलते हैं वो हमें प्लाज्मिड के अंदर देखने को मिलते हैं। वो कहां होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है तो एंटीबायोटिक देने पर भी वो सरवाइव करता है। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं है तो वो क्या होता है, उसे एंटीबायोटिक देने पर क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो न्यूक्लियोइड से अलग हमें, ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड से अलग हमें देखने को मिलता है। सेल वॉल कैसी होती है बैक्टीरिया की, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी, सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल कैसी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की
बनी होती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें न्यूक्लियस। जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है। कैसा होता है ये? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा रहता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन डीएनए की कंडेंस फॉर्म को बोलते हैं। जो डीएनए की कंडेंस फॉर्म है उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। डीएनए से बनता है क्रोमेटिन और क्रोमेटिन मोर कंडेंस होने पर क्रोमोसोम बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इनवेलप। जो सेल इनवेलप होता है, जो सेल इनवेलप के बारे में हमें 4 फीचर्स दिए हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हैं, उनमें से एक फीचर सेल इनवेलप से रिलेटेड नहीं है। तो हमें वो सेलेक्ट करना है कौन सा सेल इनवेलप के बारे में गलत लिखा गया है। आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? द सेल इनवेलप कंसिस्ट ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। यस, ट्रू। ये सेल इनवेलप 3 टाइटली बाउंड लेयर से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ऑप्शन नंबर बी दिया है हमें आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। तो ये भी सही है, आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ऑल 3 लेयर्स ऑफ इनवेलप एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट्स। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। ये कह रहा है कि जो 3 लेयर होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तीनों की तीनों लेयर मिलकर क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। प्रोटेक्टिव यूनिट से मतलब है ये इसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? ईच लेयर ऑफ ए सेल इनवेलप परफॉर्म सेम फंक्शन। जो ईच लेयर, एक बात कह रहा है, अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कह रहा है कि वो सेम फंक्शन करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर लेयर का सेल इनवेलप, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंट रोल हमें देखने को मिलता है और एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन डायरेक्ट मेंशन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सेल इनवेलप के बारे में गलत है, सेल इनवेलप से रिलेटेड फीचर नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट वाज द क्राइटेरिया टू सेपरेट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में जब हम सेपरेट करते हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है। मींस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेपरेट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो उनका क्राइटेरिया होता है, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन डायरेक्ट मेंशन है, तो उसका क्राइटेरिया होता है, पहले तो हम सेल इनवेलप को देखते हैं। नंबर 2 हम क्या देखते हैं? जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो ग्राम वीज ने दी थी, क्रिश्चियन ग्राम ने जो टेक्निक दी थी, उसके बेसिस पर हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बाइफरगेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है सेल इनवेलप ओनली। ओनली नहीं है, ओनली बहुत खतरनाक चीज है, इसमें हमें जो स्टेनिंग टेक्निक है वो भी यहां पर यूज होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दिया है? सेल इनवेलप एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टेन टेक्निक। यस, ट्रू। अब ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? ओनली ग्रामविज टेक्निक। नो, केवल ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से काम नहीं चलेगा, सेल इनवेलप को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है? काउंटर स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया अपना कलर लूज कर देते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो काउंटर स्टेनिंग के बाद अपना कलर लूज नहीं करते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यह टेक्निक हमें ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ सेल इनवेलप। ऐसा तो कोई लाइन लिखी नहीं है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड थिकनेस पर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल वैसे ही गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यह कह रहा है ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी ए लूज शीट। ग्लाइकोकैलिक्स हमें एक लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिल सकती है। फिल इन द ब्लैंक से अब आगे पढ़ते हैं। क्या दिया है? बट इट मे बी ए थिक एंड टफ
कॉल्ड रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, और थिक एंड टफ लेयर बनाती है तो उसे क्या कहते हैं। जब ये थिक लेयर लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। तो हमें बताना है सीक्वेंस में क्या होगा, पहला स्लाइम लेयर और दूसरा कैप्सूल। पहला ऑप्शन दिया है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, 10 ये लूज शीट तो होना चाहिए पहला स्लाइम लेयर, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिया है कैप्सूल एंड ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, ट्रू। ऑप्शन नंबर डी दिया है स्लाइम लेयर एंड पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल। स्लाइम लेयर तो सही है बट पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल यहां पर नहीं होती है। पूरे के पूरे ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है मैं मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। सेल्यूलोज की किसकी बनती है, एनिमल्स नहीं सॉरी प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। अब ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, पहला हमारा गलत हो गया है स्टेटमेंट। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल्स, ये जो सेल होती है उसकी शेप को डिटरमाइन करता है कौन, सेल वॉल, तो स्टेटमेंट हमारा सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे। इट प्रोवाइड द लूज स्ट्रक्चरल सपोर्ट, नो। कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं हम, लूज स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, तो ऐसा नहीं होता। लूज स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है जो कि बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से हमें बचाता है, सेव करता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, नो दिस इज फॉल्स। ये कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर मॉलिक्यूल में आयन के लिए परमेबल होती है, बट ऐसा नहीं होता। ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सभी को अलाउ नहीं करती, कुछ मॉलिक्यूल से आयन को ही ये अलाउ करती है। दिस इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, ये सही है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिमिलर होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इट्स लोकेशन इज बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी लोकेशन ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे होती है, बट ऐसा नहीं होता। इसकी लोकेशन क्या होती है, सेल वॉल से नीचे होती है। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे होती है सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या होती है, सेल वॉल, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी दिया है इट्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होती। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और कहां देखने को मिलती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। पहला ए दिया है मैं लूज शीट, लूज शीट क्या होती है, लूज शीट मीन स्लाइम लेयर, लूज शीट स्लाइम लेयर, तो ए का हमारा हो गया 4। बी क्या दिया है, थिक एंड टफ, थिक एंड टफ कौन बनाता है, कैप्सूल, तो बी का हमारा हो जाएगा 4। तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मीन सी का हो जाएगा हमारा 3, और डी का हो जाएगा हमारा, ग्राम ने क्या दी थी, स्टेनिंग टेक्निक दी थी, तो डी का हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो गया ए का 4, बी ए का 4 सॉरी ए का 4 बी का 1।
ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, माइकोप्लाज्मा इज ए सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। जो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या होता है, पीपीएलओ, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट, जब बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, क्या ये सही है, यस दिस इज ट्रू। बैक्टीरियल सेल्स पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट दिया है हमें, पीली एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, जो पीली एंड फिम्ब्रे होते हैं इनका रोल होता है मोटिलिटी में, बट ऐसा नहीं होता। मोटिलिटी के अंदर किसका रोल होता है, मोटिलिटी के अंदर रोल होता है फ्लैजिला का। जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर मोटिलिटी का रोल होता है, और जो पीली होता है इसका रोल होता है कॉन्जुगेशन में, इसका रोल होता है कॉन्जुगेशन में। और फिम्ब्रे का क्या रोल होता है, फिम्ब्रे का रोल होता है अटैचमेंट में, फिम्ब्रे का अटैचमेंट में रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था कौन सा रॉन्ग है, तो रॉन्ग हमारा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। मींस 3 स्टेटमेंट हमारे गलत है, एक स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो पहला दे रखा है, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या होता है, मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं मीजोसोम्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज सेम एज यूकैरियोटिक फ्लैजिला, नो। बैक्टीरियल फ्लैजिला के हेड, हुक, बेसल बॉडी हमें देखने को मिलते हैं, सॉरी फिलामेंट देखने को मिलता है, बेसल बॉडी और हुक देखने को मिलता है। यूकैरियोट के अंदर अलग प्रकार का फिनोमेना होता है, चीज देखने को मिलती है, हम आगे यूकैरियोट्स के अंदर बात करेंगे। बैक्टीरियल पिलाई इज मेड अप ऑफ पीलिन प्रोटीन, ट्रू। कौन सी प्रोटीन होती है पिलाई के अंदर, पीलिन प्रोटीन होती है, तो ये सही है। आगे दे रखा है फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, नो। 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक। 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजिला विच एक्सटेंड सेल सरफेस टू आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, वो फ्लैजिला का कौन सा लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो सेल सरफेस से आउटसाइड होता है, मतलब सेल सरफेस से निकल के बहुत बाहर तक वो एक्सटेंड करता है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है वो होता है फिलामेंट। पिलाई का इसका पार्ट ही नहीं होता, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। बेसल बॉडी एंड हुक, हुक का काम क्या होता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये अटैच करता है किसको, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट को अटैच करता है। तो इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है वो होता है फिलामेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है द फिम्ब्रे इन बैक्टीरियल सेल्स। जो फिम्ब्रे होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, उनका फिम्ब्रे के बारे में हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है फिम्ब्रे के बारे में कौन सा सही है। जो फिम्ब्रे होता है हेल्प इन कॉन्जुगेशन, जो फिम्ब्रे है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, बट ऐसा नहीं है। फिम्ब्रे का काम क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है वो होता है पिलाई, पिली या पिलाई बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पीलिन प्रोटीन। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो मेड अप ऑफ पीलिन प्रोटीन, बस पीलिन नहीं होती, फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स, ये सही है। बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये सही है, रॉक इन स्ट्रीम में। प्राइमरी फंक्शन टू हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, प्राइमरी फंक्शन होता है इसका फिम्ब्रे का कि ये क्या होता है, मोटिलिटी में अहम रोल प्रदान करता है, बट ऐसा नहीं होता। मोटिलिटी में जो रोल प्रोवाइड करता है वो होता है फ्लैजिला। मोटिलिटी में जो रोल प्रोवाइड करता है वो होता है फ्लैजिला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है द बैक्टीरिया स्टोर्स द रिजर्व मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, जो बैक्टीरिया के अंदर में रिजर्व मटेरियल देखने को मिलता है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है? तो पहला ऑप्शन दिया है मैं टोनोप्लास्ट। भाई टोनोप्लास्ट कहां से आ गया? टोनोप्लास्ट क्या होती है? वैक्यूल की, जो वैक्यूल होता है उसकी कवरिंग को बोलते हैं, उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। बट वैक्यूल्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, वैक्यूल्स ये कह रहा है बैक्टीरिया स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, तो वैक्यूल्स के अंदर किसका होता है? प्लांट सेल के अंदर, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो वैक्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। बट बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कहां पर स्टोर होता है? तो वो इंक्लूजन बॉडीज के अंदर स्टोर होता है। बोथ बी एंड सी नो, बहुत से बच्चे यहां पर कंफ्यूज होकर के बी एंड सी, बोथ बी एंड सी मार्क करेंगे, बट वो गलत है। इसका सही आंसर है इंक्लूजन बॉडीज ओनली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू इंक्लूजन बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया, इंक्लूजन बॉडी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है इंक्लूजन बॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बट ऐसा नहीं होता। जो इंक्लूजन बॉडीज होती है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? मेम्ब्रेन लेस, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, यस ट्रू। फॉस्फेट एंड ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इसकी जो इंक्लूजन बॉडीज है वो देखने को मिलती है, फॉस्फेट व ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। तो ये सही है। अब तीसरा है गैस वैक्यूल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉस्फेट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, गैस वैक्यूल्स इज नॉट प्रेजेंट, नोट गलत है, प्रेजेंट होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की फॉर्म में। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। बोथ बी एंड सी इज नॉट, बोथ बी एंड सी इज ट्रू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नीट 2014 का क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस कौन सा स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के समान कौन सी स्ट्रक्चर हमें, होमोलोगस स्ट्रक्चर हमें कौन सी देखने को मिलती है? मींस बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स होता है यूकेरियोट्स के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर सेम वही स्ट्रक्चर कौन सी होती है? वो होती है मीजोसोम्स। वो क्या होती है? मीजोसोम्स। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को मीजोसोम्स बोलते हैं। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलोगस होती है ये उसके प्रोकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है बैक्टीरिया फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो किस किस पार्ट के कौन कौन से पार्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं? तो हमने आपको बताया बैक्टीरिया के 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो पहला ऑप्शन दिया है बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है? सही है। अब देखते हैं अगला, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट ओनली। तो ये गलत है। इसके अंदर क्या होना चाहिए? और हुक होना चाहिए। सेंट्रियोल, हुक एंड एक्सोनिम, ये गलत है। सेंट्रियोल क्या होता है? केवल एनिमल सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जब दो सेंट्रियोल्स जब एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम का क्या हेल्प होता है? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के अंदर क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सोनिम के बारे में आप आगे सीलिया फ्लैजिला वगैरह पढ़ेंगे यूकेरियोट्स का, वहां पर इसके बारे में आप पढ़ोगे। एक्सोनिम, हुक एंड पिलिन, ये तो वैसे ही गलत है। तो क्या हो गया? हमने बताया सेंट्रियोल एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं उसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। और इसका यूज कहां होता है? सेल डिवीजन में। अच्छे से लिख देता हूं मैं यहां पर, सेल डिवीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स।
कौन सा ऑर्गेनेल केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, बट हमें पूछा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है, यूकैरियोट्स में, तो ये हमारा गलत है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, मीजोसोम्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान वो होता है मीजोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहां होता है, ये यूकैरियोट्स के अंदर। लाइसोसोम्स कहां होता है, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग बोलते हैं हम इसको, सुसाइडल बैग, ये कहां होता है, यूकैरियोट्स के अंदर, तो ये भी गलत है। और राइबोसोम ऐसा है, ये हर जगह देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हर जगह हमें ये देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर, तो टर्म ग्लाइकोकैलिक्स किसके लिए यूज की जाती है, तो आपको पता होगा कि जो लेयर सराउंड करती है, किसे सराउंड करती है, बैक्टीरिया को सराउंड करती है, तो उसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो पहला ऑप्शन है ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये कह रहा है सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में, ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में तो कोई लेयर ही नहीं होती है भैया, तो ऑप्शन ही हमारा गलत है। सेल वॉल के बाद तो सेल मेम्ब्रेन आती है, सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है, ना कि उनके बीच में, तो पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है, नो। सेल वॉल के बाहर हमें एक लेयर देखने को मिलती है, उससे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन एंड, इसके बारे में आप स्टेटमेंट को अभी अच्छे से जब हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहां पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको इसे समझाने बैठ भी जाऊंगा तो आपको ये समझ में अभी नहीं आएगा, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये सही बात है कि सेल वॉल की जो सराउंड करती है लेयर उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, सही है। तो अगर ये सही है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी गलत रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम आगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। हमें जो एजर्सन दिया है वो क्या है, पीली आर द मोटाइल अपेंडेजेस और द बैक्टीरिया, तो ये हमारा क्या है, गलत है। पीली क्या होता है, पीली मोटाइल अपेंडेजेस नहीं होती, इसका रोल हमें कॉन्जुगेशन में देखने को मिलता है। क्या होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हम बार बार लिख रहे हैं, क्या है इसका मतलब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर इसका रोल होता है। अब इसका रीजन क्या दिया है, एजर्सन हमारा गलत हो चुका है। रीजन दिया है पीली पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेशन, पीली कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो भाई ये बात तो सही है, तो रीजन हमारा क्या है, सही है। एजर्सन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, तो एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब यहां पर नहीं बनता कि रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि एजर्सन हमारा पहले ही गलत हो चुका है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको 20 क्वेश्चन ये सभी समझ में आए होंगे। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको अगर इनको डाउनलोड करना है इसका पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और जितना चाहे से सर्कुलेट भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, अब हम उनकी डीपीपी भी फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, हर 2 लेक्चर के बाद हम एक डीपीपी आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो थैंक यू और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।